हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र के पूर्वावलोकन हम लोगों ने शुरू किया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का। उसी के क्रम में यह हमारा अगला वीडियो है। हम लोग अपना तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी अगली क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और जबकि संविधान सभा ने स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को चुना था। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। यह बिहार से बिलोंग करते थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। देखिए क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को कितने घुमा करके उसने पूछा है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा, हम लोग स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमसे अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष पूछेगा तो फ्रैंक एंथोनी होंगे, जबकि अस्थायी सभापति पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देशीय प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देशीय प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देशीय प्रस्तावना का रूप बना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देशीय प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। हमारे ऑप्शन सही होगा पहला, 1, 2 एंड 3 हमारा सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों
संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अतः जो हमारे ऊपर के 3 कथन है वो सही है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर विकल्प सी होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? भारत की जो संविधान सभा थी उसकी अंतिम बैठक की सही तिथि है 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनको मिलाना है। यहाँ पर इसका देखेंगे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य V.T. कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। H.C. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? B.N. राव के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। गाइस, क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अपनाया था, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसके अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि जब हमारे संविधान को अपनाया गया था तब कौन कौन से उपबंध लागू किए गए थे। तो याद रखना, फिर से देख लीजिए। नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को।
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अब हमसे पूछा है लागू कब हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ और इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। कब अधिनियमित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो किस प्रेसिडेंसी से चुना गया था इनको? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह विशिष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, अतः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट उत्तर इसका विकल्प बी ही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। इसीलिए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? आप बताइए कौन सी जयंती मनाई जाती है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासत के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसका उत्तर होगा एक और दोनों। दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ए और दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ये महात्मा गांधी का कथन था। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है? एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का एक अंश है। फिर से देख लीजिए, अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था? ये ऑस्टिन का कथन है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन का था। ये वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, जो होगा संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम के लिए इक्वल ही इंपॉर्टेंट है। बस इनका आप लोग बार बार रिविज़न करते रहिए। बाय।